जोहार। जोहार नेहा जी। जोहार दादा। किसान भाइयों, आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में बहुत बहुत स्वागत है। तो नेहा जी, आप बताइए कि आप इतना दिन कहाँ गई थी? बहुत दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है। जी दादा, मैं एग्रीकल्चर का एग्जाम देने गई थी और खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की जानकारियाँ भी प्राप्त करने गई थी। तो नेहा जी, अभी एग्रीकल्चर से आप लोगों के लिए बहुत सारी जानकारियाँ लेकर आई हैं और जानकारियाँ आप लोगों को देंगी। तो नेहा जी, ये जानकारियाँ लेने से पहले हम लोग क्या देखते हैं? दादा, सबसे पहले हम देखते हैं खेती बाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की खबरों को कृषि समाचार में। नमस्कार, कृषि समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं संयुक्ता। आइए देखते हैं आज कृषि समाचार में क्या है खास। पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए दिया जाता है अनुदान। बीज जनित रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है बीजोपचार। छोटे भूभाग में जुताई के लिए उत्तम है मिनी पावर बीडर। पॉली हाउस और नेट शेड सब्जी, फूल और औषधीय पौधों के बेहतर उपज और बेमौसमी फसलों के लिए बहुत ही उपयोगी है। राष्ट्रीय बागबानी मिशन पॉली हाउस और नेट शेड की स्थापना के लिए किसानों को 50 से 75% तक अनुदान देती है। बेमौसमी सब्जियों की खेती, फूलों और औषधीय पौधों की खेती के लिए पॉली हाउस और नेट शेड बेहतर होता है। ये साधन महंगे होने के कारण किसान इसके इस्तेमाल से वंचित रह जाते हैं। राज्य के किसान इन पॉली हाउस और नेट शेड लगाकर बेहतर उपज पा सकें, इसके लिए राष्ट्रीय बागवानी मिशन इसकी स्थापना के लिए 50 से 75% तक राशि अनुदान देती है। किसान भाइयों, कहते हैं कि इलाज से बेहतर है बीमारियों की रोकथाम, यानी बीमारी लगे ही नहीं। जी हाँ, जिस प्रकार हम मनुष्यों को बीमारियों से बचाने के लिए टीकाकरण एक उपाय है, ठीक उसी प्रकार फसलों को बीमारियों से बचाने के लिए बीजोपचार कराना बेहतर उपाय है। हमारे कृषि वैज्ञानिकों की सलाह है कि किसी भी फसल को लगाने से पूर्व उसके बीजों का उपचार अवश्य कर ले। बीज उपचार इतना ही जरूरी है जितना खेत में बीज डालना जरूरी है। यदि हम बीज नहीं डालेंगे तो सारी सस्य क्रियाएं बेकार पड़ जाती है। उसी तरह से बिना बीज उपचार किए आप बेहतर उपज नहीं ले सकते, क्योंकि बीज जनित रोग की रोकथाम के लिए बीज उपचार करना जरूरी है। और बीज उपचार करने के लिए एक केमिकल्स जो कॉमन है सभी फसलों के लिए, दलहन, चाहे सब दलहन, तेलहन और अनाज और सब्जियां, फल फूल सभी के लिए एक केमिकल्स जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम फंजीसाइड है वो है कार्बेंडाजिम 50%, 3 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से बीज उपचार करके बुआई करें। मड़वा बहुत ही पौष्टिक अनाज होता है। इसकी खेती भी हमारे राज्य के बहुत से हिस्सों में की जाती है। इस खरीफ में कम बारिश की संभावनाओं को देखते हुए किसान भाइयों को मड़वा लगाना बेहतर रहेगा। मड़वा की अच्छी पैदावार लेने के लिए कृषि वैज्ञानिक बिरसा मड़वा 2 और BWM 2 नामक प्रभेद लगाने की सलाह दे रहे हैं। मड़ुआ के उन्नत प्रभेदों में बिरसा मड़ुआ 2 और BWM 2 नामक प्रभेद कृषि विशेषज्ञों द्वारा अनुशंसित हैं। मड़ुआ की खेती में सिंचाई जल की बहुत ही कम आवश्यकता होती है और ये लगभग 110 से 120 दिनों में तैयार हो जाता है। इनकी 8 से 10 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई कर 110 से 120 क्विंटल मड़ुआ का उत्पादन लिया जा सकता है। मड़ुआ की खेती हर वो जगह में होनी चाहिए जहाँ पर सिंचाई का साधन नहीं हो, वर्षा भी कम हो रही हो, मिट्टी हल्की हो, मिट्टी में पोषक तत्व की कमी हो, तो मड़ुआ की फसल को किसान निश्चित रूप से खेती करें। तो मड़ुआ की अच्छी किस्म निकाली गई है बिरसा मड़ुआ 2 जो 95 से 100 दिन में तैयार होती है। इसके अलावा BWM 2 जो सफ़ेद मड़ुआ है ये भी विकसित की गई है बिरसा कृषि विश्वविद्यालय से। इनकी भी खेती किसान करें और लाभ कमाएंगे। धान की सीधी बुआई की स्थिति में फसल पर खरपतवारों का प्रकोप ज्यादा होता है। जिन किसान भाइयों ने धान की सीधी बुआई की है उनके लिए खरपतवार नियंत्रण की तकनीक बता रहे हैं हमारे कृषि विशेषज्ञ। किसान भाई अगर सीधी बुवाई
के द्वारा अगर धान लेना चाहता है तो वहाँ सबसे बड़ी समस्या होती है खरपतवार की। खरपतवार नाशी एक दवा है जिसको कहते हैं नॉमिनी गोल्ड बिसपायरोविक सोडियम। इसका उपयोग कर सकता है। लगभग 250 ml दवा प्रति हेक्टेयर पानी में घोलकर अगर बुवाई के 15 से 20 दिन के अंतराल पे 20 दिन के बीच में छिड़काव करता है तो खरपतवारों से काफ़ी हद तक वो निजात पा सकता है। छोटे खेत, बगीचों या कम भूभाग में जुताई करना हो तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी कृषि उपकरण है मिनी पावर बीडर। मोटर चालित यह मिनी पावर बीडर बहुत ही कम समय में खेत को बुआई के लिए तैयार कर देता है। इस उपकरण को मिनी पावर बीडर कहते हैं। ट्रॉली नुमा दिखने वाला यह उपकरण छोटे खेतों एवं बागीचों में जुताई करने के काम आता है। किसान इस उपकरण की सहायता से खेत के जुताई कार्य को आसानी से कम समय में खत्म कर सकते हैं। अब आइए चलते हैं सफल किसान के पास और उनसे मिलकर जानते हैं उनके सफल कृषि जीवन के बारे में। आज जो हमारे साथ ये शख्स सफल किसान के रूप में मौजूद हैं, वे धान के साथ सब्जियों की खेती करने में भी माहिर हैं और अपने क्षेत्र के दूसरे किसानों की अपेक्षा अधिक गुणवत्तापूर्ण फसलें उपजाते हैं। अपनी सफल खेती बाड़ी के बारे में ये बताते हैं कि वैज्ञानिक विधियों द्वारा खेती बाड़ी में अपनी सूझबूझ मिलाकर वे फसलें उगाते हैं। हमें खेती से बहुत आमदनी होती है। हम मकई के साथ में अदरक, आलू, गोभी, मटर, बैगन सभी की खेती करते हैं और इससे मेरा परिवार अच्छा तरह से कुशल मंगल चलता है और परिवार का अच्छा तरह से भरण पोषण होता है। इससे हम बहुत खुश हैं। इससे हम बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़वा रहे हैं और मेरा परिवार बहुत सुखी है। हमें बहुत आमदनी होती है। और अब एक नज़र राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के मौसम के मिजाज पर। आज राज्य के कुछ प्रमुख शहरों के तापमान इस प्रकार दर्ज किए गए। रांची अधिकतम 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस। देवघर अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस। दुमका अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस। गोड्डा अधिकतम 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। चाईबासा अधिकतम 29 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस और हजारीबाग का तापमान अधिकतम 28 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 21 डिग्री सेल्सियस रहा। और अब मंडी भाव में आइए नजर डालते हैं अनाजों के भाव पर। आज राज्य की खाद्यान्न मंडियां पिछले सप्ताह के मूल्यों पर टिकी रही। वहीं सब्जी के मूल्यों में तेजी का रुख रहा। मौसम की स्थिति के अनुसार सब्जी उत्पादकों का मानना है कि आने वाले समय में सब्जियों के दाम और बढ़ेंगे। आज बिके कुछ प्रमुख खाद्यान्नों के भाव इस प्रकार रहे। चावल मध्यम न्यूनतम 2100 रुपए से लेकर अधिकतम 2600 रुपए। चावल उत्तम न्यूनतम 2500 रुपए से लेकर अधिकतम 4200 रुपए। गेहूँ न्यूनतम 1600 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए। दाल अरहर न्यूनतम 5800 रुपए से लेकर अधिकतम 7200 रुपए। दाल मसूर न्यूनतम 4500 रुपए से लेकर अधिकतम 5200 रुपए। दाल चना न्यूनतम 3600 रुपए से लेकर अधिकतम 4500 रुपए। चीनी न्यूनतम 3400 रुपए से लेकर अधिकतम 3600 रुपए। आलू न्यूनतम 2000 रुपए से लेकर अधिकतम 2200 रुपए और प्याज न्यूनतम 2200 रुपए से लेकर अधिकतम 2500 रुपए प्रति क्विंटल रहा। कृषि समाचार में आज इतना ही। अगले दिन अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जोहार। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें।
उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। तो किसान भाइयों, आप सभी का विराम के बाद एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम कृषि दर्शन में। तो दादा, जैसा कि आपने किसान भाइयों को पहले ही बता दिया है कि मैं ढेर सारी जानकारियां लेकर आई। बिल्कुल बिल्कुल। तो नेहा जी, आज आपका क्या बताने वाली है, सो तो बताइए। दादा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि दूध, हाँ, और दूध से बनी तमाम तरह की चीजों को हम बहुत ही चाव से खाते हैं। बहुत ही अच्छी बात है। तो आप समझ ही गए होंगे दादा कि मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। किसान भाइयों, जैसा कि नेहा जी कह रही हैं, तो निश्चित तौर पे आपके पशुधन के ही बारे में ये जानकारी देने के लिए बोल रही हैं। तो आप जानते ही किसान भाइयों कि बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं का देखभाल कैसे किया जाए और उसका बचाव कैसे किया जाए। तो आइए नेहा जी से जानकारियाँ लेते हैं इसके बारे में। जी दादा, बरसात के दिनों में दुधारू पशुओं में काफ़ी बीमारियां उत्पन्न हो जाती है। हमारे गाय, भैंस, बकरियों में बरसात के दिनों में जो बीमारियां होती है और उन रोगों से हम बचाव कैसे करें, इन तमाम तरह की जानकारियों को देने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे विशेषज्ञ दारा सिकोह जी। किसान भाइयों नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसान भाइयों, कृषि दर्शन की टीम आज हजारीबाग वेटनरी हॉस्पिटल में है और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहीं के डॉक्टर दारा सिकोह। आइए सबसे पहले इनका स्वागत करते हैं। लेकिन इसके स्वागत करने से पहले मैं बता दूं कि ये हमें जानकारी देंगे कि दुधारू पशुओं का बरसात में दुधारू पशुओं में कौन कौन से होने वाली बीमारी है और इसके क्या लक्षण है और इसको कैसे दूर किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसा कि हमने विषय चुना है कि बरसात के समय में दुधारू पशुओं में होने वाली कौन कौन सी बीमारी और उसका बचाव कैसे किया जाए, तो सबसे पहले हमारे किसान भाइयों को बताइए कि दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। दुधारू पशुओं में थनैला रोग बहुत कॉमन है और अधिक दुधारू गायों में, खास करके बकरियों में भी, और पहले तो भैंसों में नहीं देखा जाता था, आजकल भैंसों में भी मैस्टाइटिस या थनैला रोग बहुत प्रचलित, बहुत कॉमन है और इससे किसानों को दोहरी हानि होती है। पहला तो आर्थिक क्षति होती है, दवाई का इलाज कराना, और दूसरे जिस पर्पस से इन्होंने गाय और भैंस पालन किया है, दूध उत्पादन, उसी पर गाज गिरता है और उत्पादन एकदम ज़ीरो हो जाता है। थनैला रोग, इसके बहुत सारे लक्षण हैं। जब बीमारी फैल जाए, बढ़ जाती है, तब थन कड़ा हो जाता है, दूध का उत्पादन एकदम कम हो जाता है। लेकिन शुरू में इसको समझने के लिए किसान भाइयों को ध्यान रखना होगा कि दूध का स्वाद जो है वो हल्का सा नमकीन हो जाता है। पहली बात यह है कि अगर दूध के स्वाद में कोई कस्टमर आपसे शिकायत करता है कि दूध का स्वाद अच्छा नहीं है या दूध गर्म करने पे फट जा रहा है, तो ये थनैला का प्रारंभिक लक्षण है। इसके बाद आजकल बहुत सी दवाएं, किट्स आती हैं, लिटमस टेस्ट आता है, उसमें वो एक बूंद हम जो है दूध का उस पेपर पे, कागज़ पे गिराते हैं तो उसका कलर चेंज करता है। उसके रंग परिवर्तन से उसका जो बेस है, जो कंपैरेटिव कलर बेस मिलता है हमें, उससे हम देख के बता सकते हैं कि इसका पीएच किस लेवल पे है। तो थनैल हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो हम होने के पहले ही पकड़ लेते हैं। तो किसान भाइयों को चाहिए कि वो लिटमस पेपर अपने पास रखें और समय समय पर, कभी दूध उत्पादन मान लिया 10 किलो है, सुबह में अचानक से 4 किलो हो गया, तो शक हो जाना चाहिए कि कहीं थनैला तो नहीं हो रहा है। तो वो पेपर से आप टेस्ट कर लीजिए और अगर थनैला है तो आप डॉक्टर से संपर्क करके उसका उपचार कर लीजिए, क्योंकि एक बार थनैला रोग जब हो जाएगा तो दूध उत्पादन पर बुरा असर पड़ता है। फिर ठीक होने के बाद भी वो क्षमता गायें नहीं पा सकती हैं जो उनकी पहले दूध देने की क्षमता थी। तो इस तरह से किसानों को आर्थिक हानि से बचाया जा सकता है। थनैला के अलावा और कौन कौन सी बीमारियां होती हैं? और तो बहुत सारी जानलेवा बीमारियां बरसात के मौसम में होती हैं पशुओं में, दुधारू पशुओं में, विशेष करके जो HS, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया जिसे कहते हैं, यहाँ की आम बोलचाल में उसे गला घोटू रोग बोला जाता है, जिसमें गर्दन में सूजन आ जाता है, सांस लेने में दिक्कत होती है और जानवर और छोटे पशु खास करके तो 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। इसमें तेज़ बुखार आता है और इलाज करने का समय प्रायः नहीं मिल पाता है। जब तक किसान समझे कि ये
HS है, हीमोरेजिक सेप्टिसीमिया है, तब तक देर हो चुकी होती है। ब्लैक क्वार्टर एक और रोग है, इसी से संबंधित मिलता जुलता रोग है, जिसको इधर लंगड़ा बुखार या जहरबाद बोला जाता है। उसमें विशेष करके मांसल पशुओं में जो काफ़ी हेल्दी हैं देखने में, तो उनके शरीर में एक बैक्टीरिया होता है क्लोस्ट्रीडियम चोवियाई, जिसका इन्फेक्शन हो जाता है और वो अंदर में एक तरह का जहर तैयार करते हैं, टॉक्सिन होता है, जिससे सूजन आ जाता है, मांस सड़ जाता है और बर्दाश्त से बाहर दर्द होता है उसमें। और छोटे पशु तो 24 घंटे के अंदर मर जाते हैं। बड़े पशु अगर आपने सही समय पे उपचार करवाया हो, काफ़ी खर्चीला उपचार, तो बच तो जाते हैं लेकिन वो सूख के कांटा हो जाते हैं। तो HS और BQ ये 2 जानलेवा रोग इस मौसम में फैलता है और उसके बचाव के लिए संजोग से हमारे विभाग में पर्याप्त मात्रा में HS और BQ का टीका उपलब्ध है। टीका लगवा लेने से जो काफ़ी नॉमिनल शुल्क पे किसान बंधुओं को लगाया जाता है, तो इसको अगर लगवा लिया जाए तो 6 महीने 1 साल तक HS और BQ से बचाव हो जाता है, जानवरों का बचाव हो जाता है। इसके अलावे फिर आ रहा है खुरहा का सीज़न। बरसात आ जाने के बाद खुरपका मुँहपका रोग से जानवर परेशान होते हैं और बच्चे तो मर जाते हैं। इसमें सबसे बड़ी सावधानी जो अक्सर किसान बंधु नहीं जानते हैं कि खुरपका मुँहपका से ग्रसित गायों के दूध को बच्चों को नहीं पिलाना है। छोटे जो उनके बाछा बाछी हैं, 3 महीने से कम उम्र के हैं, अगर ये FMD से ग्रसित पशुओं का दूध पिला दिया जाए तो पशुओं में हार्ट संबंधी बीमारी हो जाती है। उसका वायरस वहाँ ब्लड के मिल्क के द्वारा, दूध के द्वारा उसके हार्ट को संक्रमित कर देता है और छोटे पशु मर जाते हैं। यदि किसी दुधारू पशु को या बच्चा जिसके साथ हो, 3 महीने से कम उम्र का हो और खुरपका मुँहपका से ग्रसित हो, वो गाय या भैंस, तो उसके बच्चे को उसका दूध नहीं पिलाना है। तो उसका दूध तो मनुष्यों के लिए भी हानिकारक होगा? मनुष्यों के लिए भी होता, अगर मनुष्य उसको कच्चा पीते तो। चूँकि हम लोग उबाल के पीते हैं और उबला दूध उबालने से उसका जो टेम्परेचर है उसमें वायरस मर जाता है। FMD जो है ये विषाणु जनित रोग है, वायरस से फैलता है और वायरस बहुत कम तापमान में 68 डिग्री तापमान में मर जाते हैं। और हम तो पूरा उबालते हैं उसको, 100 डिग्री तक उबालते हैं, कई मिनट तक उबालते हैं। ये भी गलत है, उससे दूध की पोषक क्षमता कम हो जाती है, लेकिन उबाल देने के बाद उसका वायरस मर जाता है और मनुष्यों के प्रयोग के लिए वो सेफ है। अब बात आती है कि बकरी जो वो भी दुधारू पशु है, उसमें कौन कौन सी बीमारियां होती है और उसको कैसे हमारे किसान भाई, उसका लक्षण क्या है, कैसे पहचान सकें? बकरियां भी दुधारू हैं, आपका कहना सही है। बहुत सी बकरी अभी यहाँ हमारे फार्म में हैं जो 1-1, 2-2 लीटर दूध कर रही हैं। लेकिन बकरियों में अभी जो जानलेवा सबसे ख़तरनाक बीमारी है वो है PPR। तो PPR रोग जो है ये भी विषाणु जनित है और इसका प्रारंभिक लक्षण बड़ा कन्फ्यूजिंग है। कभी बकरी खांसती है, कभी सर्दी जैसा लक्षण आता है, कभी इसको गोबर जैसा, भिनाड़ी नहीं होता है उसको, गोबर जैसा उसका पखाना होता है और कभी खाना छोड़ देती है। लेकिन आप देखिएगा PPR रोग में 104 से 105 डिग्री तापमान हो जाता है बकरियों का, जो नॉर्मल 101 है। और इसमें भयंकर रूप से बकरियां मरना शुरू हो जाती हैं। कभी कभी सारे लक्षण आ जाते हैं बकरियों में। जब अधिक बीमारी का प्रकोप बढ़ जाता है तो नाक से सर्दी भी निकल रहा है, गोबर भी गीला हो रहा है, कभी कभी पानी जैसा हो रहा है, खाना बंद हो गया, बिल्कुल बकरियां सूख जाती हैं, 3 से 4 दिन में मर भी जाती हैं। इनका इलाज भी संभव है लेकिन खर्चीला है, समय लगता है। तो इसके लिए हमारे पास बहुत सस्ता 1 रुपया प्रति पशु के दर से PPR का टीका उपलब्ध है और हम लोग इसको खूब लगा रहे हैं। लोगों में जागरूकता भी आ रही है, लोग PPR का वैक्सीन लगवा रहे हैं। तो PPR रोग इस मौसम में बकरियों के लिए बहुत घातक। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितनी अच्छी जानकारी दी। बरसात के मौसम में दुधारू पशुओं में कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, इसके लक्षण के क्या क्या हैं, कैसे आप पहचान सकें और कैसे इन बीमारियों को दूर कर सकें। डॉक्टर साहब, आप हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो किसान भाइयों, अभी आपने देखा दुधारू पशुओं में जो लगते हैं रोग, जैसे थनैला रोग होता है, उसका बचाव किस तरह से किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में अभी जानकारियाँ ली। तो नेहा जी, और क्या क्या जानकारियाँ हैं? दादा, मेरे पास ढेर सारी जानकारियाँ हैं,
जैसे कि दादा मैंने आपको बताया कि मैं एग्रीकल्चर का एग्ज़ाम देने गई थी, तो मैंने वहाँ तमाम तरह की चीज़ें भी देखी कृषि अनुसंधान केंद्र में। अच्छा। कि किस तरह से नई नई तकनीकों का इस्तेमाल करके किसान भाई काम चलाते हैं। अच्छा। पहले के दिनों में दादा किसान भाइयों के पास नई नई तकनीकों की जानकारियाँ नहीं थी, तो उन्हें दिन गुजर जाता था उनके खेतों में ही। और अब नई नई तकनीकों के बारे में जब वो जान गए हैं तो अब बहुत ही कम समय में वो अधिक से अधिक फसल उपजाऊ कर लेते हैं। वाह वाह। तो आप कहना चाह रहे हैं कि किसान भाइयों, आप अधिक से अधिक उपजाऊ प्राप्त करने के लिए कौन कौन सी नई तकनीक अपना सकते हैं, है ना? जी दादा, नई नई मशीनें और किस तरह से कम समय में ही वो अधिक से अधिक अनाज धन उत्पन्न कर सकते हैं। और इन्हीं सारी ढेर सारी जानकारियों के बारे में आज हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ मौजूद हैं। ये सारी जानकारियाँ उन्हें देने के लिए। तो दादा, हमारे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर योगेश कुमार जी। किसान भाई, खेती का मौसम यानी बारिश का मौसम शुरू हो चुका है और आप सब धान की खेती के लिए विशेष रूप से तैयारी में लग गए हैं। लेकिन धान की खेती बेहतर ढंग से, उन्नत ढंग से किस प्रकार करें ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा फसल या उपज प्राप्त कर सकें, इस बारे में जानकारी लेने के लिए आज हम आए हुए हैं हजारीबाग स्थित केंद्रीय वर्षाश्रित उपराव भूमि चावल अनुसंधान केंद्र। और हमारे साथ है यहाँ के वरीय वैज्ञानिक डॉक्टर योगेश कुमार। तो डॉक्टर साहब, आपका कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। धन्यवाद जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि चाहे बात रोपा से खेती, धान की खेती की हो या सीधी बुआई की, किसान भाई आम तौर पे किन किन बेसिक और आधारभूत बातों पे ध्यान दे ताकि ज़्यादा उपज प्राप्त कर सकें? हाँ, देखिए, किसान को चूँकि ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि धान लगाने के पहले उसको कैसे ज़्यादा उपज प्राप्त करे, उसकी जानकारी भी ज़रूरी है। जैसे मान लीजिए 2 तरीके से धान किसान लगा सकता है, सीधी बुवाई, दूसरा रोपाई। 2 तरीके। सबसे पहले तो खेत की तैयारी करे, वो खेत को अच्छी तरीके से खेत की 2-3 बार जो है जुताई करे। अगर मान लीजिए सीधी बुवाई से किसान खेती धान लगाना चाहता है तो एक बार गहरी जुताई करके किसान छोड़ दे, क्योंकि जो खरपतवार होते हैं वो थोड़ी धूप लगने से वो सूख जाते हैं और जो नए खरपतवार हैं उनको जो है हम दूसरे जो खरपतवार नाशी है उनसे हम उसको रोक सकते हैं। अगर किसान जैसे रोपाई करना चाहता है तो जुताई करने के बाद उसको अच्छी तरीके से जुताई करे, खेत को 1-2 बार कम से कम जो है गहरी जुताई करके कल्टीवेटर से और उसमें पाटा लगाए, अच्छी तरीके से उसको खेत को लेवल करे, जो खरपतवार हैं उसको बाहर निकाले। उसके बाद बात आती है नर्सरी। अगर किसान रोपा के द्वारा लगाना चाहता है तो नर्सरी का समय आ गया है, वो अभी नर्सरी लगा दे। जैसे नर्सरी बेड तैयार करते हैं, अच्छी जुताई बुवाई करके उसमें पर्याप्त मात्रा में खरपतवार वो जो उर्वरक डाले, गोबर की खाद अगर किसान के पास है, वर्मी कंपोस्ट है, उसको उसमें मिला के नर्सरी बेड तैयार करें। लगभग 20 से 21 दिन की नर्सरी जो है या 20 से 25 दिन की नर्सरी जो है ट्रांसप्लांट के लिए जो है रोपाई के लिए तैयार हो जाती है। अगर श्री विधि से करना चाहता है तो 10 से 12 दिन की, 12 से 13 दिन की नर्सरी जो है किसान भाई उसमें खेत में लगा सकता है। लगाने का तरीका आप देखिए, किसान भाई क्या करता, कोशिश करे अधिक पैदावार के लिए लाइन से लगाए। रोपा भी करता है तो रस्सी डाल के लगाए। जैसे 22 से लेके 25 सेंटीमीटर की दूरी लाइन से लाइन की दूरी हो, 10 से 12 या 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी हो, एक लाइन से लगाए ताकि बीच में पौधे को उसमें कल्ले भी ज़्यादा बनते हैं, पौधे को हवा भी मिलती है और पौधा स्ट्रॉन्ग भी रहता है। ड्रिलिंग काफ़ी कल्ले बनेंगे, इसके साथ साथ उसमें अधिक पैदावार होगी और जो निकाई गुड़ाई करता है उसमें भी आसानी रहती है। तो कोशिश करें कि लाइन से लगाएं। अब बात आती है उर्वरक कितना दें। अगर गोबर की खाद है या कंपोस्ट है तो उसको खेत में मिलाएं। उसके बाद नत्रजन, फास्फोरस और पोटाश, जैसे 2-3 में लगाना चाहता है, हाइब्रिड लगाना चाहता है तो 120 के हिसाब से दें। अगर 2 में टारगेट करना चाहता है तो 80-40-20 के रेशियो से दें। 2-3 में लेना चाहता है तो 60-40-20 के रेशियो में नत्रजन दें। इस तरीके से जो है वो, चूँकि उसके बाद जो ये तो DAP, पोटाश और यूरिया जो है वो 2 स्प्लिट डोज में 2 बार उसका टॉप ड्रेसिंग करें। बुवाई के
25 से 30 दिन बाद और दूसरा 40 से 45 दिन बाद जो है वो यूरिया का छिड़काव करें। डॉक्टर साहब, आपने धान की खेती में खेत की तैयारी, खाद उर्वरक का प्रयोग, इन सब बातों के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। एक बात जो रह गई वो ये जानना चाहेंगे कि जो जहाँ तक प्रजाति के चयन की बात है तो वो किसान भाई किस प्रकार करें? हाँ, देखिए, किसान को जैसे मान लीजिए दौन एक में धान लगाता है, दौन एक जिसको गढ़ा किसान बोलते हैं, सबसे नीचे की ज़मीन होती है, उसमें 135 से लेके 150 दिन की किस्मों का चुनाव करें। जैसे कि अगर हाइब्रिड लेना चाहता है तो राइस 6444 ले सकता है, KRS2 ले सकता है, PHB 71 ले सकता है। किस्में लेना चाहता है स्वर्णा ले सकता है, या सांबा मसूरी ले सकता है। स्वर्णा जिसको MTU 7029 या सांबा मसूरी को कहते हैं, BPT 5204 ले सकता है। एक नया आया है इम्प्रूव स्वर्णा सब्बन, उसको ले सकता है। इम्प्रूव सांबा मसूरी आया है, उसको ले सकता है। तो जो 135 से लेके 150 दिन में जो किस्में तैयार होती हैं, दौन एक में ले सकता है। उसके बाद दौन दो आया जो मध्यम भूमि, जो किस्में 120 से लेके 130 या 135 दिन में तैयार होती हैं, उनको ले सकता है। जैसे अभिषेक ले सकता है, हजारी धान ले सकता है, IR 64 ले सकता है, सहभागी भी ले सकता है। ये सारी किस्में नवीन ले सकता है, ललाट ले सकता है। ये सारी किस्में दौन दो में किसान भाई ले सकता है। दौन एक में ललाट और नवीन को भी ले सकता है किसान। उसके बाद दौन तीन आई, जो किस्में दौन तीन में 100 से लेके 115 या 120 दिन में पककर तैयार होती हैं, वो ले सकता है। CR धान 40 है, सहभागी है, IR 64 नील भी ले सकता है। वैसे IR 64 नील जो है दौन दो में अच्छी पैदावार देगा, मैं समझता हूँ। ये नई किस्म निकली है सूखा के लिए, तो इन किस्मों का चुनाव कर सकता है। टाण में अगर लेना चाहता है, टाण के लिए बहुत सारी किस्में हैं। अंजलि है, वंदना है, वीरेंद्र है, सदाबहार है, कलिंगा है, हाँ, इनको ले सकता है किसान। डॉक्टर साहब, ये तो प्रजाति चयन की बात हुई। एक बात ध्यान में आ रही है कि धान की खेती में बीजोपचार का क्या महत्व है? बीजोपचार, देखिए, बीजोपचार अगर जैसे मान लीजिए आपका यानी दीमक ज़्यादा लगता है तो क्लोरपाइरिफॉस से बीजों का उपचार कर सकते हैं। अगर उसके साथ साथ बाबस्टीन से भी कर सकते हैं। मेन होता है दीमक, और मैं नहीं समझता हूँ जैसे रोपा करता है, रोपा वाले उसमें इतना ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमारे यहाँ इतनी दिक्कत नहीं है। तो मेन है दीमक। दीमक के लिए क्लोरपाइरिफॉस दवा का जो है उपयोग कर सकता है किसान भाई। और जहाँ तक सीधी बुआई या रोपा की बात है तो वो सुविधा अनुसार सीधी बुवाई अगर किसान भाई करना चाहते हैं तो वो उसके लिए सबसे पहले है जो खरपतवार नाशी एक दवा है, नॉमिनी गोल्ड, इसका ज़रूर उपचार करें। बुवाई के 18 से 20 दिन के बाद जो है उसका जो है उससे जो है उसका छिड़काव करें, तो ये खरपतवार नाशी से काफ़ी हद तक किसान बचा सकता है। तो डॉक्टर साहब, धान की खेती की प्रारंभिक तैयारियों के विषय में, प्रजाति के चयन के विषय में आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वाह नेहा जी, ये तो बहुत ही अच्छी जानकारियाँ रही। तो किसान भाइयों, आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा? इसके बारे में अगर कोई सुझाव हो या फिर खेतीबाड़ी से जुड़ी कोई समस्या हो तो इसके लिए आप हमें ज़रूर से ज़रूर खत लिख भेजिए। और खत लिखने के लिए हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन, कृषि प्रकोष्ठ, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र, रातू रोड, रांची। पिन संख्या है 834001। लेकिन दादा, समय तो हमें इजाज़त नहीं दे रहा है, लेकिन उनसे ये वादा करते हुए कि अगले के अंक में हम उनके लिए ढेर सारी जानकारियाँ और उन्हें देंगे। तब तक के लिए हमें और हमारी पूरी कृषि टीम को दीजिए इजाज़त। जोहार।